बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है नाकाबिल यकीन और हैरत में डालती कहानी जो आपको खौफ में मुब्तला कर देगी। 2:30 बजे आसमान पर चमकते सफ़ेद सितारे खामोश तमाशाई बने हुए थे। पूरे माहौल पर सुकूत तारी था। फिजा ने जैसे पल पल को अपना सांस बंद कर लिया हो। टोन मोन दरख्त खामोश देव की तरह खड़े थे। उन दरख्तों के बीच सफ़ेद लिबास पहने और नाजुक सा वजूद खरामा खरामा आगे बढ़ रहा था। उसके पैर जूतों से बेनियाज थे। नाजुक सफ़ेद पैरों में लिपटी चांदी की पायलें हर उठते कदम के साथ दिलकश आवाज़ पैदा करती, जैसे उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। इस सफ़ेद दूधिया चेहरे की आंखें मुकम्मल तौर पर बंद थीं, मगर फिर भी वो ऐसे चल रही थी जैसे बंद आंखों के पीछे से सब कुछ देख रही हो। अरूज सरसब्ज जंगल के सुकूत को किसी की पुकार ने तोड़ा और इसके साथ ही जन्नाटेदार थप्पड़ अरूज के गाल पर निशान छोड़ गया। सितम ढाने वाले ने उस पर बस नहीं किया, बल्कि पानी से भरा जग भी उठाकर अरूज पर उंडेल दिया। वो कुल बुलाती नींद से उठ बैठी और आंखें खोलकर सामने वाले को पहचानने की कोशिश करने लगी ताकि जवाबी हमला किया जा सके। हद करती हो अरूज, तुम भी। सुना तो सिर्फ घोड़ों का था, मगर तुम घोड़े, गधे, चिड़ियाँ, कबूतर सब कुछ बेचकर सोती हो। फरियाल का गुस्से से बुरा हाल था। कमाल है यार, आज हॉस्टल में आखिरी दिन है कि आज भी पुरसुकून नींद ना सोऊं। अरूज उकताहट से बैठ ग्राउंड से टेक लगाते हुए बोली, मेरी तरफ से तुम जाओ भाड़ में, मैं तो चली। घंटा भर में तुम्हें जगा पाई हूँ, मगर तुम ढीठ एहसान मान के नहीं दे रही। फरियाल वहीं बेड के कॉर्नर पर बैठ गई। गर्ल्स, आप सब जा सकती हैं, आपके घर वाले नीचे तशरीफ़ ला चुके हैं। मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक चढ़ाए वार्डन कमरे में दाखिल हुई। सब लड़कियों ने बैग्स उठाए और खुशी खुशी नीचे जाने लगी। बारिश थम चुकी थी और पानी बरामदे की नालीदार छत और दहलानी छत से आंसुओं की तरह कतरा कतरा टपक रहा था। आसमान पर अभी तक सुरमई और मटियाले बादल चिंगाड़ते फिर रहे थे। एक दूसरे में तहलील होकर अपना वजूद गुम कर देने का तलख एहसास था। शायद इसीलिए अब अपनी हस्ती और अपनी इनफरादियत के लिए ये बादल एक दूसरे से लिपट कर अलग हो चुके थे। सीना चरख पर एक दूसरे से बचते बचाते फैल जाने की कोशिश में टकरा रहे थे और गरज रहे थे। फिजा में सुरमई सा गुबार घुला हुआ था। सिराब होकर निकली हुई धरती के सीने से फूटता हुआ सब्ज़ा और रंगारंग फूल नामालूद हवाओं के छेड़ से झूम रहे थे। बरामदे के फैलते सतूनों से लिपटी इश्क पेचां की बेलों से कासनी फूल टूट टूट कर बरामदे में आन गिरे थे और अब ठिठरी हवाएं उन्हें चिप्स के चमकीले फर्श पर इधर से उधर लुढ़का रही थी। मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, अनुषा ने कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, जहाँ से बरामदा वाज़िह नज़र आ रहा था। मैंने तो जी भर के एंजॉय किया, खूब नहाई, बस ज़रा सी सर्दी लग रही है। अनुषा अपने भीगे कपड़ों से बेनियाज बाहर के मंजर में खोई हुई थी और अपने ख्यालों में मगन थी। उसे इतना भी ना पता था कि जिससे वो बातें किए जा रही है वो तो कब का इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। रुबाब, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? बिलाखिर तंग आकर उसने कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई, मगर किसी को कमरे में ना पाकर उसने घबराकर दोबारा खिड़की से बाहर नज़र डाली और फिर जैसे कुछ सोच जहन में आते ही वो दीवाना वार उसकी तरफ भाग खड़ी हुई। सहन में लगे दरख्त पर चमगादड़ें उल्टी लटकी सो रही थी। हर तरफ हू का आलम था। 3 कमरों पर मुश्तमिल इस पुख्ता मकान में उस बालिश्त भर लड़की के अलावा कोई भी ना था। घटाटोप अंधेरे में डूबे सहन में वो यूं फिर रही थी जैसे उसे सब कुछ वाज़िह नज़र आ रहा हो। स्याह लंबे बाल उसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे। 3 दिन से उसने बालों में ब्रश ना किया था, जिसकी वजह से वो आपस में उलझे पड़े थे। सहरज़दा अंदाज में वो सहन में फिर रही थी। उसकी चाल में सख्त किस्म का तनाव था। रुबाब, रुबाब, तुम कहाँ हो? मेरे सामने क्यों नहीं आती? उसके लहजे में मिन्नत शामिल होने लगी। अचानक मौसम ने ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया। हवाएं तेज़ होने लगीं, शाएं शाएं की आवाज़ें गूंजने लगीं। अनुषा के उलझे बाल हवाओं के बल पर तितर बितर होने लगे। दरख्त की शाखें बदमस्त देव की तरह झूल रही थीं। वो सीध में चलती हुई दरख्त के बिल्कुल पास पहुंच गई। तेज़ झक्कड़ के बलबूते पर झूमती दरख्त की शाखें यूं लग रही थीं जैसे अनुषा के पास आने की खुशी में झूम रही हों। अभी वो दरख्त के पास साकिन हालत में खड़ी थी कि एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी गठरी दरख्त पर से उसके बराबर में आ गिरी। वो हैरत से उस गठरी की जानिब देखने लगी थी। रात की स्याह तारीकी में यह गठरी
ایک مدھم سفید ہیولے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ مان گٹھری میں حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے گٹھری نے ایک وجود کا روپ دھار لیا۔ سفید چوغے میں ملبوس وہ لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ انوشا کو ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی بلکہ اس کے چہرے پر خوشی کے کئی رنگ آنے لگے۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ رباب تم آ گئی؟ وہ جوش سے آگے بڑھی رباب سے گلے ملنے کو، مگر وہ ہوا سے گزرتی ہوئی آگے نکل گئی اور سفید چوغے میں ملبوس رباب پیچھے رہ گئی۔ اس نے مڑ کر رباب کو دیکھا جو اب اسی کی طرف آ رہی تھی اور اپنا چوغا سنبھالتی پیچھے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے روٹھنے والے بچے کی طرح منہ پھلا لیا اور ایک بار پھر سے رباب کے پیچھے چلنے لگی۔ رباب گھر کے کھلے خستہ کوارٹر سے نکل کر باہر گلی میں آ گئی۔ انوشا بھی اس کے پیچھے چلتی ہوئی آ گئی۔ ہواؤں نے جانی کون سی ضد لگا رکھی تھی کہ دم لینے کو بھی نہ رک رہی تھیں۔ رات کے 2:30 بجے گلی میں ہو کا عالم تھا۔ بس ہواؤں کے شائیں شائیں کی آواز گونج رہی تھی۔ پکے پکے مکانوں کے مکین اپنے بال بچوں کو دبکائے ہوئے سو رہے تھے۔ گلی میں جلنے والا ننھا سا بلب اونچے کھمبے پر ہونے کی وجہ سے تیز جھکڑ کے آگے اپنی زندگی کی بازی کب کی ہار چکا تھا، مگر تیز جھکڑ کی جیت کا جشن ابھی باقی تھا۔ اسی لیے وہ ننھے بلب کے ریزہ ریزہ ہوئے ٹکڑوں کو ادھر سے ادھر اڑائے پھر رہی تھی۔ سفید چوگے میں ملبوس رباب اپنی کمر کو خم دے کر مسلسل آگے بڑھے جا رہی تھی۔ جھکنے کی وجہ سے سیاہ بال اس کی پشت پر بکھر کر خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ اتنے میں جھکڑ کا ایک تیز بگولا اپنی مستی میں گھومتا ہوا ان دونوں کی طرف بڑھنے لگا۔ رباب پل بھر کی بھی دیر لگائے بغیر اس بگولے میں داخل ہو گئی۔ بگولے کی آواز جھکڑ سے قدرے مختلف تھی۔ اس میں مختلف شاپرز، ٹوٹی پھوٹی چیزیں گول چکر میں تیز تیز گھوم رہی تھیں۔ انوشا 1 منٹ کے لیے اس بگولے میں داخل ہونے پر ہچکچائی۔ بچپن میں جاری دادی اماں کی باتیں اس کے ذہن میں گھومنے لگی۔ ارے بیٹا اندر آ جا، جھکڑ کے تیز بگولے میں نہیں جاتے، 100 طرح کی ہوائی چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو انسان کو اپنے بس میں کر لیتی ہیں۔ انوشا تجھے سمجھ نہیں آئی؟ آنے دے تیرے ابا کو، تیری تو آج خوب پٹائی کرواؤں گی ان سے۔ ارے جوان بچیوں کا یوں جھکڑ میں بال کھول کر پھرنا اور بگولے میں جا کر کھڑے ہو جانا اچھا نہیں ہوتا۔ مگر آج اس کے بال بھی پورے کھلے ہوئے تھے اور وہ بگولے میں جانے کے لیے بھی بےتاب ہو رہی تھی۔ آج وہ اپنی دادی کی کہی گئی ساری باتوں کو بالائے طاق رکھ رہی تھی، کیونکہ تیز چلتے جھکڑ کے اس سے بھی زیادہ تیز گھومتے بگولے میں ساکت کھڑی رباب کی مدھم سی شبیہ نظر آ رہی تھی، جو اپنی نیلی آنکھوں کو پھیلائے اسی کی طرف تک رہی تھی۔ یہ وہ رباب تھی جو انوشا کی جان سے پیاری بہن تھی، جو اس سے 4 سال بڑی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد انوشا نے اسے بہت ہی پیار دیا تھا۔ انوشا کے بغیر رباب ایک پل نہ رہتی تھی۔ اس کی ایک ایک خوشی پر اپنی جان تک نچھاور کر دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ابھی بھی وہ محبت پاش نظروں سے اسے تک رہی تھی اور انوشا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور رباب کی کھلی باہوں میں سمانے کے لیے بگولے میں داخل ہو گئی، یہ سوچے بغیر کہ رباب کو مرے ہوئے آج 3را دن تھا۔ آج کھانے میں شاہی قورمہ خاص اہتمام کے ساتھ پکایا جائے، میری فریال کو بہت پسند ہے۔ ناہید خان نے خانسما کو ہدایت جاری کی۔ امی، فریال آپی کے لیے ریڈ والا فراک نکال کر رکھ دیا ہے، وہ آ کر پہن لیں گی، انہیں بہت پسند ہے وہ۔ کشمالہ کپڑوں کی الماری بند کرتے ہوئے بولی۔ کون سا؟ وہ جس کے اوپر سلور لیس سے کام ہوا ہے؟ ناہید خاتون فریال کے کمرے میں لگائے گئے قد آدم نئے پردوں کو سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ جی وہی والا۔ کشمالہ ریڈ اور سلور زرق برق فراک سنبھالے استری کرنے کی گھر سے باہر جانے والی تھی کہ اس کی سب سے چھوٹی بہن زرتاشا آدم کی، جو حیرت سے ریڈ اور سلور فراک کو تک رہی تھی۔ فری آپی کے لیے یہ ڈریس مت استری کرنا، میں ابھی ان کا فون سن کر آ رہی ہوں، وہ آدھے گھنٹے میں پہنچنے والی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا سفید جوڑا نکال کر رکھیں جو انہوں نے پچھلی گرمیوں میں سلوایا تھا، مگر چھٹیاں جلد ختم ہونے کے باعث وہ اسے پہن نہیں سکی تھی اور جلد لوٹ گئی تھی۔ زرتاشا نے ایک سانس میں اپنی بات مکمل کی۔ بالکل سادہ سا جوڑا ہے وہ تو، دعوت پر آج اتنے رشتہ دار آ رہے ہیں، آخر میری بچی ڈاکٹر کی پڑھائی مکمل کر کے لوٹ رہی ہے، وہ سادہ سا سفید جوڑا کوئی اچھا شگون نہیں؟ ناہید خاتون فکر مند سی ہوئی۔ جیسا کہہ رہی ہے وہ ویسا ہی کر لو، ورنہ آتے ہی پھر منہ بنا لے گی۔ شاہ نواز جو کافی دیر سے فریال کے بیڈ کے ساتھ موجود سائیڈ لیمپ کو درست کرنے کی کوشش میں مگن تھا، لیمپ اچانک جلتا دیکھ کر اور اپنی کوشش کامیاب ہوتے دیکھ کر گفتگو میں حصہ لیا۔ چلو اس کا کمرہ ریڈی ہو چکا ہے، اب سب باہر چلتے ہیں، اور کشمالہ تم اس کمرے کو لاک کر دو، فریال اپنے آنے پر خود ہی اسے کھولے گی۔
नाहिद खातून ने इख्तितामी हिदायत दी। कमरे के दरवाजे पर गोल्डन रंग का छोटा सा ताला लग चुका था। ट्रिन ट्रिन ट्रिन, फरियाल के मोबाइल पर ओल्ड बेल सुनाई दी। फिर घर से फ़ोन है, बताया भी है कि आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। फरियाल ने बुरा सा मुँह बनाया। ड्राइवर ने उसी पल गाड़ी रोक दी। ओके फरियाल, अब मैं चलती हूँ, हमारा साथ बहुत अच्छा रहा, अब हम अपनी हाउस जॉब्स स्टार्ट करेंगे। काश तुम्हारे बाबा आज जिंदा होते तो तुम्हें कामयाब व कामरान देखकर कितना खुश होते। अरूज दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी। उसने दोनों हाथों से अपने बैग्स उठा रखे थे। नहीं अरूज, शाहनवाज भाई ने कभी हमें बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी। हम तीनों बहनों से बड़े हैं वो, और लगता है कि अम्मी से भी बड़े हैं। इतना ख्याल रखते हैं हमारा, शायद इसीलिए बाबा जल्दी चले गए। जानते होंगे कि उनका बड़ा बेटा अभी इस दुनिया में है। फरियाल अफसरदा हो गई और आसपास फैली कब्रों पर जा बजा पत्तों को देखने लगी। अच्छा जनाब, उदास मत हो, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, और इस वीरान कब्रिस्तान से जल्दी निकलो। मैंने सुना है कि गर्मियों की सुनसान दोपहरों में 2 बजे यहाँ पर रूहें रक्स करती हैं। अरूज ने ड्रामाई अंदाज में मुंह बनाया और हंसते हुए एक जानिब खड़ी ब्लैक करोला की तरफ बढ़ गई, जोर से रिसीव करने के लिए आई हुई थी। देखते ही देखते ब्लैक करोला फराटे भरती नज़रों से ओझल हो गई। फरियाल यूं ही खड़ी देखती रही। गार्ड की आवाज़ पर यकदम चौंकी। जी बीबी चले। गार्ड जो कि ड्राइवर भी था इस्तफहामिया लहजे में बोला, नहीं गर्मी बहुत है, हलक सूख रहा है, सामने लगे नल से पानी पी आती हूँ। गाड़ी में पड़ी पानी की बोतल तो सूरज की तरह तप रही है। फरियाल छोटी बड़ी कब्रें फलांगती हुई आगे बढ़ने लगी। नल का पानी बहुत ठंडा था। पानी हाथों के प्याले में भरकर उसने मुंह पर डाला और फरहत महसूस की। पीछे मुड़कर उसने दूर खड़ी गाड़ी पर निगाह डाली। ड्राइवर फ्रंट सीट पर बैठा ऊँग रहा था। गर्मियों की लंबी दोपहरें यूं ही होती हैं, नींद भरी। उसने अपने कदम मजीद आगे बढ़ाए। शहर की रौनकों से वापस आकर ये वीरान जगह उसे बहुत भली मालूम हो रही थी। जला देने वाला गर्मी का एहसास अब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि अंदर का मौसम हमेशा बाहर के मौसम पर हावी होता है। दोनों बाजू फिजा में फैलाए वो आंखें बंद किए आगे बढ़े जा रही थी। दफतन उसका पाँव एक गहरे खड्ड में जा पड़ा और धप की आवाज़ के साथ वो एक टूटी हुई कब्र में जा गिरी। बरसात की वजह से इंतहाई कच्ची होने वाली उस कब्र का मुंह सारा खुला हुआ था। बिजली किसी तेज़ी से उसने उठकर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर बाहर अचानक जैसे कोई तूफान आ गया था। इर्द गिर्द मौजूद तमाम कब्रों की मिट्टी उड़ उड़ कर उस पर जमा हो रही थी, उसकी आंखों में आकर उसे बेबस कर रही थी। वह हिम्मत सी हार कर कब्र में गिर गई। मिट्टी अब उसे ढक रही थी। उसे खांसी का शदीद दौरा उठने लगा, मगर बाहर मिट्टी का तूफान था कि थम नहीं रहा था। मिट्टी ज़दा आंखों के साथ उसने बाहर देखा। मिट्टी के इस जर्द तूफान में लहराता एक सफ़ेद लिबास। वो कोई बहुत नाजुक सी लड़की थी जिसके स्याह बाल हवा के दोष पर लहराते बहुत भयानक लग रहे थे, और उस नाजुक सी लड़की के इरादे बहुत ख़तरनाक दिखाई दे रहे थे। वो अपने हाथों से मिट्टी उठा उठा कर उस पर फेंके जा रही थी। हैरत अंगेज़ तौर पर उसके दोनों हाथों पर मिट्टी बहुत बड़े तोदे की सूरत में जमा होती और उस पर आ गिरती। बिलाखिर अब इस टूटी फूटी कब्र की जगह मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर था, जैसे अभी कोई ताज़ा कब्र बनाई गई हो, और इस कब्र में मौत फरियाल की ज़िंदगी को हरा कर कहकहे लगा रही थी। दूर खड़ी गाड़ी में ऊँघते ड्राइवर की कलाई पर बंदी घड़ी में 2:30 बज चुके थे। गर्म दोपहर अब शाम में ढल रही थी। सबके चेहरे सवाल ज़दा थे। फरियाल की आमद पर जश्न की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। इतने में गाड़ी उनके गेट के बाहर आकर रुकी। उसमें से हैरान परेशान ड्राइवर निकला। घर में म्यूज़िक की थाप पर पॉप गाने तेज़ आवाज़ में गूंज रहे थे। घर का मेन दरवाज़ा खुला और 4 आदमी चारपाई पर सफ़ेद चादर डालते किसी वजूद को लेकर दाखिल हुए। सबके हाथों के तोते उड़ गए। यहाँ से हंसती बसती जाने वाली फरियाल बेजान जिस्म बनकर लौटी थी। शाहनवाज वॉशरूम से नहाकर निकला था। पानी उसके जिस्म से टपक टपक कर नीचे गिर रहा था। यार म्यूज़िक ऑफ कर, पास खड़े कज़न ने मैयत की चारपाई ज़मीन पर रखते हुए अफसुर्दा लहजे में कहा। अभी कोई ये ना जानता था कि मैयत किसकी है। शाहनवाज हक्का बक्का सा स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा। गम की सहरजदगी के आलम में उसे ये भी याद ना रहा कि अभी वो नहा कर निकला है। पानी से गीले हाथों, गीले जिस्म और चप्पल से आरी गीले पैर जो नंगे फर्श पर इस्तादा थे। ऐसी हालत में वो एक ख़तरनाक वोल्ट के बोर्ड को छू नहीं सकता था। टुमारो नेवर कम्स अंग्रेज़ी गाना खूब गूंज रहा था जब ऐन उसी पल उसके कज़न ने ड्राइवर से मिलकर मैयत के चेहरे से सफ़ेद कपड़ा हटा दिया। नहीं, एक चीख शाहनवाज के मुंह से निकली। बेख्तियार उसने दोनों हाथ बोर्ड पर रखकर
गूंजते तेज म्यूजिक को बंद करना चाहा। खतरनाक बोर्ड से बिजली की लाल और नीली बरकी शुआएं निकली और शाहनवाज के जिस्म में पेवस्त हो गईं। पल भर में शाहनवाज माहिए बेआब की तरह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। शाहनवाज की हालत से बेनियाज छोटी जरताशा फरियाल का बेजान चेहरा देखने के बाद भागी हुई किचन में गई, जहां नाहिद खातून शाही कोरमा चढ़ाने के लिए चूल्हे का बटन खोल रही थी। लाइटर उनके हाथ में ही था। अम्मी अम्मी वो फरियापी, जरताशा से कुछ ना बोला गया। फरियापी और शाहनवाज भाई इस दुनिया में नहीं रहे। कशमाला किचन की खुली खिड़की से बाहर का सारा मंजर देख रही थी। प्याज काटते उसके हाथ कब के साकित हो चुके थे। ये कोई वक्त है ऐसे मजाक का? नाहिद खातून चूल्हे का बटन खोल चुकी थी। लम्हा बलम्हा तेजी से बढ़ती गैस लाइटर के लिए बेताब नजर आ रही थी। इससे पहले कि वो लाइटर जलाकर चूल्हे की आग रोशन करती, कशमाला ने किचन की खिड़की से उन्हें बाहर का मंजर दिखाया, जहां पड़ोस से आए लोगों का जम्मे गफीर इकट्ठा हो चुका था। लोग शाहनवाज को उठाकर फरियाल के बराबर रखी गई चारपाई पर डाल रहे थे। तौबा है, किस तरह की जोक प्लानिंग की है तुमने? काम से फारिग हो लूँ फिर तुम सबको सेट करती हूँ। इस दौरान चूल्हे से निकलती गैस पूरे किचन में फैल चुकी थी। बहुत बड़ा ड्रामा कर रहे हैं ये दोनों। कशमाला मुस्कुराते हुए दोबारा प्याज काटने लगी। इत्तेफाकिया तौर पर उन्होंने शाहनवाज को करंट लगते नहीं देखा था। जरताशा, इन दोनों को बोलो ऐसा नाटक नहीं करते, और उन लोगों को भी बोलो जो फरियाल और शाहनवाज के साथ मिलकर ड्रामाबाजी कर रहे हैं। हमें सब पता चल चुका है, उनकी ड्रामेबाजी फ्लॉप हो चुकी है। नाहिद खातून ने लाइटर ऑन कर दिया और चूल्हे की तरफ करने ही लगी थी कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ और पूरे किचन को आग के शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। जरताशा को बाहर निकलने का मौका ना मिल सका और वो तीनों वजूद आग में ज़िंदा जलने लगे। 10 साल बाद शाम की होलनाकियाँ बढ़ रही थीं। कब्रिस्तान पर हू का आलम तारी था, मगर गांव के चंद लोग मट्टी के टिमटिमाते दिए कुछ कब्रों पर रख रहे थे। ये नाहिद खातून, शाहनवाज, फरियाल, कशमाला और जरताशा की कब्रें थीं, जिनके हादसाती अमवात को 10 बरस बीत चुके थे। गांव वाले आज तक ना भूले थे कि कैसे फरियाल के लेट हो जाने पर मट्टी के ढेर की अचानक मौजूदगी और ताजगी ने ड्राइवर को फरियाल का पता दिया था, और फिर कैसे खुशियों की तैयारियां करता ये दिन उन सब के जनाजे उठने का दिन बना था। गांव वालों का ये मामूल था कि मगरिब के फ़ौरन बाद वो इन 5 अफराद की कब्रों पर दिए रोशन करते। नाहिद खातून के घर को भी मकफल हुए 10 बरस बीत चुके थे। घर में जगह जगह जाले लटके पड़े थे। चमगादड़ों और जंगली कबूतरों का बसेरा हो चुका था। फरियाल के कमरे में जाले लटक लटक कर ज़मीन तक आ रहे थे। कपड़ों वाली अलमारी का डोर खुला हुआ था, जिसमें मौजूद जनाना कपड़े गर्द से अटे हुए बखूबी देखे जा सकते थे। बेड पर भी मट्टी की दबीज तह बिछी हुई थी और उस तह से झांकता रेड और सिल्वर लेस वाला फ्रॉक अभी भी अपने होने का पता दे रहा था। साइड टेबल पर रखा गया सफ़ेद जोड़ा, जो बिल्कुल सादा कॉटन का था, अब बेतहाशा गर्द और घोंसले के तिनके उस पर बिखरे पड़े थे। कदे आदम खिड़कियों पर धरे गए पर्दे, जो किसी ज़माने में बिल्कुल नए होंगे, अब बारिशों, तूफ़ानों और जंगली कबूतरों और परिंदों के फैलाए गए गंद की वजह से कराहियतामेज़ लग रहे थे। और सबसे अहम चीज़ थी दीवार पर लटका वो वॉल क्लॉक। सारी चीज़ों की तरह वो भी मट्टी में अटा पड़ा था, मगर फिर भी कहीं कहीं से मट्टी हटी हुई थी और बजा हुआ टाइम वाज़िया नज़र आ रहा था। उस कमरे में बसेरा करने वाले परिंदे कभी कभी अपने परों को तेज़ी से फड़फड़ाते, यहाँ से वहाँ जाते, तो वॉल क्लॉक पर जमी गर्द हट सी जाती और रुका हुआ टाइम मज़ीद नज़र आने लगता। वॉल क्लॉक पर 2:30 बज रहे थे। हाय मेरी बच्ची, हाय बेचारी बच्ची, बहन के सोइम की शाम को ही चल बसी। मोहल्ले की औरतें अनुषा की मैयत के इर्द गिर्द बैठी बैन कर रही थीं। वैसे मरने वाले घर में जवान लड़की को यूँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। एक औरत ने आंसू पोंछते हुए साथ बैठी औरत से कहा, ना जाने क्या हुआ बेचारी के साथ रात को। पीछे बैठी खातून गर्दन आगे करके बोली, सुना है फजर के टाइम लोग नमाज के लिए घरों से निकले तो गली में अनुषा की बेजान लाश पड़ी थी। एक और औरत दरमियान में बोली। कब्र और आखिरत के खौफ से बेनियाज खवातीन आपस में यूं ही बातें किए जा रही थी जैसे वो तो हमेशा के लिए इस दुनिया में आई हैं। कुछ देर बाद जनाजा उठकर चला गया था। अनुषा को अपनी बहन रुबाब के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया था। अनुषा के घर अफसोस के लिए आने वाली खवातीन अब एक एक करके जा रही थी। सबके तासुरात अलग अलग थे। उन्हें
انہی خواتین میں موجود ایک 17 سالہ لڑکی بھی تھی جس نے سیاہ عبایا پہن رکھا تھا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت کالے نقاب میں سے جھانکتی نیلی آنکھوں میں عجیب سا تفاخر تھا۔ وہ تمام عورتیں جان بھی نہ سکیں کہ ان کے درمیان ایک غیر مرئی وجود تھا جو انوشا کے گھر سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ سیاہ عبایا والی اس پراسرار لڑکی پر کسی نے بھی شک نہیں کیا تھا۔ انوشا، رباب، فریال ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں۔ مرنے کے بعد ان کی قبریں بھی اتفاقیہ طور پر آس پاس ہی بنی تھیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان قبروں کے بیچ ایک قبر ایسی لڑکی کی ہے جس کا نام کتبے پر درج تھا، ڈاکٹر عنایہ ستائش، سال پیدائش 1970، سال وفات 1997، وقت وفات 2:30۔ ایک ایسی لڑکی جس نے محض اس بات پر اپنے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں کاٹ کر جان دے دی کہ اس کے MBBS فائنل ایئر کے نوٹس، جسے اس نے 4.5 سال کی محنت سے بنایا تھا، اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی کلاس فیلو نے چرا لیے تھے تاکہ اسے خود نہ بنانے پڑے، اور اس کی بات کا کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ مجبوراً گرمیوں کی سنسناتی دوپہر 2:30 بجے اس نے اپنی جان دے دی۔ جمعرات کا روز تھا، مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ گاؤں کے لوگ معمول کے مطابق فریال، کشمالہ، ناہید خاتون اور شاہنواز کی قبروں پر دیے جلا کر جا چکے تھے۔ ان دیوں کی لو دیتی روشنی شام کی تاریکی میں آس پاس کی قبروں پر بھی پڑ رہی تھی، جس سے ان پر لگے کتبے نمایاں ہو رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ بہت سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ آج تک یہ بات سمجھ نہ پائے تھے کہ فریال، رباب، انوشا، کشمالہ، زرتاشا، شاہنواز اور ناہید خاتون کا وقت وفات 2:30 بجے ہی کیوں تھا؟ کیا ایسا اتفاق بھی ممکن ہے؟